हेलो वेलकम। तो कल के लेक्चर में हमने देखा था कि कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है। हमने कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में देखा था कल के लेक्चर में। और देखिए हमने जो देख ली थी उनका मैंने एक यहाँ पे रिवीजन चार्ट बनाया है। ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से टर्म्स को पहले देख लिया था। चलिए, पहला था मास परसेंटेज, जिसे हमने देख लिया था। ये क्या होती है? परसेंटेज W/W से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये फॉर्मूला होता है, हमने देख लिया था। ठीक है जी। इसके बाद एक हमारे पास आया था परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम परसेंटेज आया था हमारे पास, जिसका फॉर्मूला होता है गिवन वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। एक ही आया था अपने पास। ठीक है जी। इसके बाद अपने पास क्या आया था? तो अपने पास आया था मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका फॉर्मूला क्या होता था? तो गिवन मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। और हमने ये देखा था कि भाई इनको 100 से मल्टीप्लाई करने का रीजन क्या है, क्योंकि ये परसेंटेज है, इसलिए हमने इनको 100 से मल्टीप्लाई किया है। चलिए, इसके बाद अपने पास आया था पार्ट्स पर मिलियन आया था अपने पास। और पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला हमने क्या देखा था? गिवन पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स या टोटल पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। और इसको कब यूज करते थे? व्हेन कंपोनेंट रिक्वायर्ड इज इन वेरी लो अमाउंट। ठीक है जी, जब बहुत कम अमाउंट में था, जब हमने देखा था पीपीएम को यूज किया था हमने। इसके बाद हमारे पास आया था मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन के बारे में हमने क्या देखा था कि ये फ्रैक्शन है, हिस्सेदारी है। हमने मोल फ्रैक्शन को देखा था कि मोल फ्रैक्शन एक फ्रैक्शन होता है, यानी कि हिस्सेदारी होती है। और उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स या टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। और ये हमने फॉर्मूला देख लिया था। मान लीजिए कोई सॉल्यूशन था a प्लस बी का, तो उसके लिए x से हो जाता है Na अपॉन Na प्लस nb, वेयर Na एंड nb आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a एंड b, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a एंड b रेस्पेक्टिवली। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमने क्या बातें देखी थी? तो हमने देखा था कि अगर हम नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पुट कर दें, जो कि होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, तो वो पुट कर सकते हैं WA/MA अपॉन WA/MA प्लस WB/MB। ठीक है जी, ये हमने किया था। और उसके बाद हमने क्या देखा था कि जितने कंपोनेंट हैं उन सबके अगर मोल फ्रैक्शन का मैं सम कर दूं तो वो 1 आ जाएगा। हमने ये बात देख ली थी कि टोटल मोल फ्रैक्शन किसी भी चीज का, किसी भी सॉल्यूशन के सारे कंपोनेंट्स का मिला के कितना होता है? तो 1 होता है। ठीक है जी। और एक और बात जो हमने आखिर में देखी थी वो ये थी कि मोल फ्रैक्शन या तो 1 होगा या लेस देन 1 होगा। हमने देखा था 1 तब होगा जब पूरा का पूरा एक ही कंपोनेंट अवेलेबल हो, यानी कि सॉल्यूशन ना होके कोई प्योर चीज हो, जैसे कि एक कंटेनर जिसमें खाली पानी ही पानी हो, या एक कंटेनर जिसमें H2SO4 H2SO4 हो खाली, दूसरी कोई चीज ना हो, तो उसका मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा, सारा हिस्सा उसी का है। और इसके अलावा अगर एक से ज्यादा चीजें होंगी तो क्या होगा? मोल फ्रैक्शन लेस देन 1 होगा। ठीक है जी, यहां तक हमने देख लिया था कल के लेक्चर में। अब हम जो आगे के, तो अब अपने पास जो है 3 कंसंट्रेशन टर्म्स बच गई हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मैलिटी। ठीक है जी। सबसे पहले हम मोलैरिटी की बात, अच्छा इससे पहले हम ये बता देते हैं कि किसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैलिटी को स्मॉल m से, और नॉर्मैलिटी को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। कैपिटल M, स्मॉल m एंड कैपिटल N। तो चलिए एक एक करके तीनों की डेफिनेशंस हम देख लेते हैं। पहला जो कि क्या है? मोलैरिटी। मोलैरिटी
ध्यान दीजिए, मोलैरिटी। पहले हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, और एक बात मान के चलिए, अगर आपको डेफिनेशन ढंग से समझ आई तो आप फिर क्वेश्चंस में कभी नहीं हिट करेंगे। आपको जो एडवांस लेवल पे जो क्वेश्चंस आते हैं, जेईई एडवांस वगैरह में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, वो सभी डेफिनेशन बेस्ड होते हैं। जितने भी मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन आते हैं, मोलैरिटी कंसंट्रेशन के जो भी क्वेश्चन आते हैं, मैं कहते हैं मोल कंसेप्ट के कंसंट्रेशन के जो भी क्वेश्चन आते हैं, जहां भी कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है, वहां हमेशा कहीं ना कहीं मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, इनकी बेसिक डेफिनेशंस यूज होती है। ठीक है जी। जितना एडवांस कंसेप्ट होगा, डेफिनेशन का यूज या मैं कहूं कंसेप्ट का यूज उतना ही बेसिक होगा। ये बात आपको समझ के चल रही है? तो चलिए पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। तो मोलैरिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved per liter of the solution, per liter of the solution। ठीक है जी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो दो बातें हमें जो ध्यान देनी है वो एक क्या है कि एक तो नंबर ऑफ मोल्स किसका है, सोल्यूट का, और डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन है। ध्यान दीजिए, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, कि एक लीटर सॉल्यूशन में, एक लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं सोल्यूट के, एक लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं सोल्यूट के। ठीक है जी। तो एक बार लीजिए अपन फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। ये कुछ, अगर मैं आपको सही कहूं तो ये यूनिटरी मेथड जैसा है। आपने अगर बचपन की क्लासेस में पढ़ा होगा यूनिटरी मेथड, तो ये कुछ वैसा ही है। चलिए ट्राई करते हैं कैसे। मान लीजिए कि कोई एक लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है जी, या ये मान लीजिए, एक लीटर मत मानिए, आप मान लीजिए 5 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन है। 5 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें 2 मोल्स हैं सोल्यूट के, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें इसकी मोलैरिटी निकालनी है। तो हमें मोलैरिटी निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम कहाँ थे, 5 लीटर में हमारे पास 2 मोल्स हैं सोल्यूट के। ठीक है जी। तो 1 लीटर में हम यूनिटरी मेथड वाला तरीका लगाएंगे। यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि 2/5 हो जाएगा यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। तो 1 लीटर में हमारे पास हो गए 0.4 मोल्स, 0.4 मोल्स हो गए अपने पास 1 लीटर में। अच्छा जी। अब हमें क्या होता है कि 1 लीटर में जितने मोल्स हैं उसी चीज को क्या कहते हैं, मोलैरिटी। तो हम ये कह देंगे कि दिस सॉल्यूशन इज 0.4 मोलर, या इसकी जो मोलैरिटी है, या हम क्या कह देंगे कि इसकी जो मोलैरिटी है दैट इज इक्वल टू 0.4 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। देखिए ये क्या था, मोल था, मोल। ठीक है। और ये क्या था, तो वॉल्यूम, जिसको लीटर में एक्सप्लेन करते हैं। तो मोल बाय लीटर, तो ये देखिए यूनिट हो गई मोल पर लीटर, और इसी को हम कहते हैं मोलर। तो यूनिट क्या हो गई, यूनिट, अगर मैं यूनिट की बात करूं मान लीजिए, तो यूनिट, जरा हम देखते हैं यूनिट को। यूनिट इज इक्वल टू मोल पर लीटर, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको, और मोलर कह सकते हैं इसको, मोलर। ठीक है जी। इतना मोलर, कुछ भी मान लीजिए, ये 0.4 मोलर जैसे कि, तो यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर या फिर मोलर हमारे पास। अच्छा, इसके बाद जरा हम फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला कि फॉर्मूला क्या बनेगा, तो फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है जी।
फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन होता है डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर हो गया हमारे पास। ठीक है जी, मान लीजिए मैं इन दोनों की वैल्यू पुट कर दूं, नंबर ऑफ मोल्स का भी अपने पास फॉर्मूला है, गिवन मास डिवाइडेड बाय, ये मान लीजिए WB मान लेता हूं मैं इसको, ठीक है, बाय MB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी, अच्छा अगर इसको मैं कर दूं वेयर B इज इक्वल टू, B क्या है, तो सॉल्यूट है, ये बात हमें मान के चलनी कि B सॉल्यूट है। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया, WA अपॉन MB इंटू क्या हो गया, तो वॉल्यूम नीचे रह जाएगा 1 बाय वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब एक बार बताइए, जैसे 1 लीटर है मेरे पास, तो क्या मैं उसको 1 लीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 ml डिवाइडेड बाय 1000 लिख सकता हूँ। ठीक है जी, सिमिलरली 5 लीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5000 ml डिवाइडेड बाय 1000, क्या मैं लिख सकता हूं, देखिए 5000 डिवाइडेड बाय 1000 ये लिख सकता हूं ना, 5 को 5000 बाय 1000 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है, जो हमारे पास लीटर में है, उसको अगर हमें ml में लिखना हो तो हम क्या कर लेंगे, अगर हमें लिखना हो ml में, ठीक है जी, तो हम क्या कर लेंगे, तो हम कर लेंगे WA बाय M, सॉरी WB आएगा यहाँ पे, WB बाय MB, क्योंकि B सॉल्यूट है अपने पास, बाय MB इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय 1000 ऊपर चला जाएगा, तो अपना क्या हो जाएगा, WB अपॉन MB इंटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml। ये क्या आ गया, मोलैरिटी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ये अपने पास आ गया मोलैरिटी का फॉर्मूला, ये लीजिए। ठीक है जी, तो बेसिकली एक बात याद रखिए कि हमें हमेशा डेफिनेशन से चलना है, डेफिनेशन से आप चल पाए बहुत अच्छा है, अगर आप डेफिनेशन से नहीं चल पा रहे हैं, डेफिनेशन आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप फॉर्मूले पे जाएं, क्योंकि अगर आपको डेफिनेशन आएगी तो आप फॉर्मूलाज अपने आप बना लेंगे, आप ये फॉर्मूला अपने आप बना लेंगे, ये वाला एक फॉर्मूला तो ये हुआ। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी फॉर्मूला को मैं लिख सकता हूँ ना, मोलैरिटी इज इक्वल टू N बाय V in liter, where MB represents number of moles of solute, ठीक है जी, और V represents volume of solution, और किसमें, in liter। ठीक है जी, कोई डाउट, तो एक हमारे पास, अगर मैं मेजरली बात करूं तो एक फॉर्मूला अपने पास ये वाला है और एक फॉर्मूला अपने पास ये वाला है। ठीक है जी, देख लीजिए ध्यान से, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मोलैलिटी की, मोलैलिटी। ठीक है जी, मोलैलिटी, अगेन हम फिर से डेफिनेशन से जाएंगे, हमें डेफिनेशन से चलना है। ठीक है जी, तो डेफिनेशन से चलते हैं। चलिए, डेफिनेशन मोलैलिटी की क्या होगी, तो ये होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved per kg of the solvent। अब फिर से दो बातें ध्यान देने की हैं।
फिर से दो बातें ध्यान देने की है। पहली कि अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। पर इस बार क्या है, डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट है। ध्यान दीजिए कि सॉल्वेंट है, पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। दोबारा से सुनिए, पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, बिल्कुल ध्यान रखना है, ये बात बिल्कुल नहीं भूलना है कि पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है जी। अच्छा, मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 2 किलोग्राम वाटर में जो है, तो हमारे पास क्या है, मान लीजिए 2 केजी वाटर में हमारे पास 120 ग्राम यूरिया दे रखा है। यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2, ठीक है जी। यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2, और मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया होता है 60 ग्राम पर मोल, ठीक है जी। और हमें निकालनी इसकी मोलैलिटी। चलिए बिना फॉर्मूला के चलते हैं अपन, फिर से जैसे पहले चले थे बिना फॉर्मूला के। बस हमें क्या निकालना है, मेन चीज वन नंबर ऑफ मोल्स। एक बार नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं भाई यूरिया के। तो हो गया गिवन मास ऑफ यूरिया, W यूरिया डिवाइडेड बाय M ऑफ यूरिया, ठीक है जी। तो W है 120 और M है 60, और ये आ गया 2 मोल्स। तो भाई अपने पास क्या है, 2 kg वाटर है, 2 kg वाटर। तो 2 kg वाटर में कितना है, तो 2 मोल्स है यूरिया के। और मोलैलिटी होती क्या है, तो मोलैलिटी क्या होती है कि 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स हैं सोल्यूट के। तो सॉल्वेंट कौन है, वाटर। तो अब 1 kg में निकाल लेंगे कितने मोल्स हैं, 1 kg में कितने होंगे, 2/2 which is equal to 1। तो ये क्या आ गया, 1 मोलल, ठीक है जी। यूनिट क्या, अच्छा हाँ यूनिट देख लेते हैं एक बार। ऊपर वाला क्या था, ऊपर वाला मोल, नीचे वाला क्या था, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी था, केजी। तो यानी कि 1 क्या, ये क्या आ गया, मोल पर किलोग्राम। इसको लिख दो 1 मोल किलोग्राम -1, या मोल पर किलोग्राम लिख सकते हो, ठीक है जी। मोल किलोग्राम इनवर्स बोल सकते हो। तो हमारे पास यूनिट क्या आ गई, मोलैलिटी की यूनिट क्या आ गई अपने पास, मोलैलिटी की यूनिट क्या आ गई अपने पास, तो मोल पर किलोग्राम। ध्यान दीजिए, मोल पर किलोग्राम, ठीक है जी। तो बिना फॉर्मूला के हम सॉल्व कर पाए, अब निकाल लेते हैं इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अब हम निकाल लेते हैं सर, क्या आएगा फॉर्मूला, यहीं पे देख लीजिए। मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट या मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, केजी में, ठीक है जी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और मास किसमें, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अच्छा जी, नंबर ऑफ मोल्स मान लीजिए WB/MB लिख रहा हूं मैं फिर से, वेयर B इज कौन है, तो सॉल्यूट है, B सॉल्यूट है। चलिए B है हमारे पास सॉल्यूट, और किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो WB/MB और इनटू, या मैं कहूं अपॉन में वेट इन केजी होगा, जो कि यहां आ जाएगा 1/, वेट ऑफ, पूरा लिखता हूं, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है जी। अच्छा, अगेन हमें पता है कि 1 kg को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000। सिमिलरली 10 kg को क्या लिख सकते हैं, 10,000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है जी।
ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ भी वही कर देंगे, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 लिख देंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा। तो जो फॉर्मूला अपने पास आएगा वो मैं कहाँ लिख दूँ, मैं आगे लिख देता हूँ जरा इस तरफ, ये लीजिए यहाँ लिख देता हूँ मैं कि अपने पास जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट, और क्योंकि ऊपर 1000 आ चुका है तो अब क्या हो जाएगा, इन ग्राम। ठीक है जी, अब किलोग्राम हट गया, ग्राम में चेंज हो गया, जैसे हमने यहां देखा था। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है जी, वैसे जहाँ तक बात है तो सॉल्यूशन चैप्टर में हमें सिर्फ मोलैलिटी और मोलैरिटी की ज़रूरत है, पर फिर भी एक बार रिवाइज करने के लिए हम नॉर्मेलिटी भी पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो एक बार हम रिवाइज करने के लिए नॉर्मेलिटी भी पढ़ेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं नॉर्मेलिटी। तो चलिए लिखते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ नाम से नॉर्मल है, ये वैसे नॉर्मल है नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ हार्ड है, बट ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, इसका नाम ही सिर्फ नॉर्मेलिटी है, बाकी ये नॉर्मल इसमें कुछ नहीं है। ठीक है जी, तो चलिए नॉर्मेलिटी क्या होती है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट dissolved per liter of the solution। दोबारा दो बातें ध्यान देने की हैं, और इस बार ऊपर वाली बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, दो बातें ध्यान देने की हैं, ऊपर वाली बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट्स, इस बार मोल्स नहीं है, इस बार क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो ये क्या तमाशा है, हम देखेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट्स होते क्या हैं क्या ग्राम इक्विवेलेंट्स, ये अभी हम देखेंगे। अच्छा, डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, अगेन सॉल्यूशन आ गया, देखिए मोलैरिटी में सॉल्यूशन आया था, मोलैलिटी में क्या आ गया, सॉल्वेंट, नॉर्मेलिटी में फिर से कौन आ गया, तो सॉल्यूशन आ गया। ठीक है जी, फिर से सॉल्यूशन आ गया है, नॉर्मेलिटी में फिर से सॉल्यूशन आ गया है। तो पहले हम सीख लेते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालना, पहले हम सीख लेते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट ग्राम इक्विवेलेंट्स। ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं, चलिए सीखते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या करना पड़ता है, तो जैसे नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास होता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ये हमें पता है। अच्छा, अगर हमें इक्विवेलेंट्स निकालने हो, ठीक है जी, इक्विवेलेंट्स के इक्विवेलेंट कितने हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय m इक्विवेलेंट, यानी कि इक्विवेलेंट मास से हमें डिवाइड करना पड़ता है। सवाल एक और आता है कि ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो देखते हैं मास इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट मास क्या होता है। तो ये कुछ नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड, कई लोग इसको बोलते हैं एन फैक्टर, कई लोग क्या इसको नॉर्मली एन फैक्टर बोला जाता है। ये सब में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड। तो अब आप सोच रहे होंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए अपने पास कुछ बहुत आसान तरीके हैं इसको निकालने के। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड या फिर एन फैक्टर निकालने का हम बेसिक देख लेते हैं एक बार।
एडवांस तो आपका जो चैप्टर है रिडॉक्स नाम का एक चैप्टर है, उसके अंदर काफ़ी डिटेल में आएगा, काफ़ी डिटेल में। अभी हम थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, ठीक है जी। तो एसिड्स के लिए एन फैक्टर क्या होता है, बेसिसिटी के इक्वल होता है, वेयर बेसिसिटी इज नंबर ऑफ रिमूवेबल H पॉजिटिव, नंबर ऑफ रिमूवेबल H पॉजिटिव। अच्छा जी, सिमिलरली अच्छा पहले एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए HCl है, HCl एक H, सिर्फ एक ही H तो दे सकता है, देखिए H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, तो ये कितने H पॉजिटिव देगा, एक, तो यानी इसका एन फैक्टर कितना है, एक, या मैं कहूँ कि बेसिसिटी कितनी है, एक, तो एन फैक्टर भी एक। अच्छा जी, अगर मैं बात करूं बेसिस की, ठीक है जी, तो बेसिस का क्या हो जाएगा, बेसिस के लिए होता है एसिडिटी विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, एन फैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, एन फैक्टर इज इक्वल टू एसिडिटी विच इज नंबर ऑफ OH नेगेटिव रिमूवेबल OH नेगेटिव कितने हैं हमारे पास, कि कितने OH नेगेटिव में हटा सकता हूं। ध्यान दीजिए फिर से, अपना NaOH कितना, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूटेगा, ठीक है जी, तो एन फैक्टर कितना हो गया, एसिडिटी के बराबर जो कि 1 है, ठीक है जी, एसिडिटी है नंबर ऑफ OH नेगेटिव रिमूवेबल जो कि 1 है। अच्छा जी, एक अपने पास एग्जांपल है CaOH का होल ट्वाइस, जो टूट जाएगा Ca2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, तो इसकी बेसिसिटी सॉरी एसिडिटी कितनी हो गई, 2 हो गई, तो इसके लिए एन फैक्टर भी कितना हो गया, एन फैक्टर भी 2 हो गया, ठीक है जी, एन फैक्टर भी अपने पास कितना आ गया, 2। तो एन फैक्टर असल में क्या है, एसिड्स के लिए बेसिसिटी और बेसिस के लिए एसिडिटी, ठीक है जी, where basicity is number of removable H positive and acidity is number of removable OH negative। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए कि अपने पास H3PO3 नाम का एक एसिड है और हमें बताना है क्या, तो हमें बताना है कि इसकी बेसिसिटी कितनी है या एन फैक्टर कितना है इसका। तो बहुत सारे लोगों को 3 लग रहा होगा, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि 3 है, 3 नहीं है। रीजन क्या है कि ये कुछ स्पेशल टाइप के एसिड्स हैं, इनको बोलते हैं ऑक्सो एसिड्स, नीचे लिखता हूं थोड़ा, ऑक्सो एसिड्स, ठीक है जी, इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे आगे के चैप्टर्स में, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, इनका स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है जो कुछ ऐसा है, ध्यान दीजिए, और इसमें सिर्फ वही H रिमूवेबल होते हैं जो O के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए जो O के साथ जुड़े, यानी एक ये वाला और एक ये वाला, तो इसकी बेसिसिटी कितनी आ गई, बेसिसिटी आ गई 2, तो एन फैक्टर भी कितना आ गया, 2, कमाल हो गए, ठीक है जी। तो हमें क्या करना है, कुछ एसिड्स का हमें स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। नॉर्मली H2SO4 है, 2 H देगा, नॉर्मली HNO3 है, 1 H देगा, देखिए HNO3 क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव में टूट जाएगा, ठीक है जी, तो 1 H देगा। अच्छा, यूजुअली आपके सिंपल एसिड्स आएंगे, पर जो एडवांस भी आएंगे तो हम आगे के चैप्टर में इनको डील कर लेंगे। आगे के चैप्टर जब आप सीख लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन निकाल पाएंगे, फिलहाल आपके जो आएंगे वो सिंपल ही आएंगे, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद एक और चीज हम छोटी सी जो है वो देख लेते हैं। अच्छा, एसिड्स हो गए, बेस हो गए, तो साल्ट्स का एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो साल्ट्स का एन फैक्टर कैसे करते हैं, मान लीजिए साल्ट है कोई भी अपने पास CaCl2, तो हमें क्या करना है, हमें टोटल पॉजिटिव चार्ज निकाल लेना है, टोटल पॉजिटिव चार्ज। Cl पे -1, तो दो Cl पे -2 हो गया, तो यहाँ पे आ गया +2, ठीक है जी। कैल्शियम पे आ गया +2, और +2 का मतलब क्या है कि इनका एन फैक्टर कितना है, तो 2। सिमिलरली AlCl3, Cl का तो -1 × 3 3 माइनस, तो यहाँ पे क्या +3, और +3 यानी कि एन फैक्टर कितना आ गया,
3। ठीक है जी। तो सॉल्ट्स का एन फैक्टर क्या है? टोटल पॉजिटिव चार्ज, या हम कह सकते हैं कि चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन। ठीक है जी। तो हम टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन कह सकते हैं। चलिए, अच्छा जी, एक और अपने पास एन फैक्टर निकालना पड़ेगा और वो है आयंस का एन फैक्टर। तो आयंस का एन फैक्टर सबसे आसान है। एन फैक्टर कितना होगा? विच इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। ठीक है जी। किसी भी आयन के लिए कितना हो जाएगा? चार्ज आयन पे जितना भी है। एग्जांपल मान लीजिए SO4 2 माइनस, एन फैक्टर कितना आ गया? 2। ठीक है जी। NO3 नेगेटिव, एन फैक्टर कितना आ गया? 1। ठीक है जी। Ca2 पॉजिटिव, एन फैक्टर कितना आ गया? 2। ठीक है जी। तो अब तक हमने जो सीखा एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा है, देख लेते हैं। एसिड्स के लिए एन फैक्टर कितना होगा? बेसिसिटी के इक्वल, बेसिसिटी यानी कि नंबर ऑफ H पॉजिटिव रिमूवेबल। अच्छा जी। बेसिस के लिए एन फैक्टर क्या होगा? तो एसिडिटी विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ OH नेगेटिव रिमूवेबल। ठीक है जी। अच्छा, सॉल्ट्स के लिए क्या होगा? सॉल्ट्स के लिए तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, एन फैक्टर इक्वल हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं आयंस के लिए तो क्या हो जाएगा? तो आयंस के लिए उनका चार्ज ऑन आयन किसके इक्वल हो जाएगा? एन फैक्टर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये सब हमने देख लिया। अब जरा हम नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बहुत आसानी से निकाल लें। नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन अपने पास थी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो नंबर दोबारा से लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है जी। और अगर मैं अब फॉर्मूला लगाऊं तो क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? इन लीटर हो जाएगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या है? तो गिवन मास डिवाइडेड बाय m इक्विवेलेंट, और वॉल्यूम को जब मैं ml में कन्वर्ट करूंगा तो ऊपर 1000 आ जाएगा। 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? इन ml। ठीक है जी। और एक तो अपने पास यही फॉर्मूला हो गया, और मास इक्विवेलेंट हमने निकालना अभी सीखा ही है। मास इक्विवेलेंट क्या होता है? तो वेयर मास इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ये बात भी हमने देख ली और एन फैक्टर को हमने कैलकुलेट करना सीख लिया है। चलिए एक और चीज मैं जरा देख लेता हूं। इसको आप कह सकते हैं नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन कह सकते हैं। देखिए, मान लीजिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मास इक्विवेलेंट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml। ठीक है जी। और वॉल्यूम किसकी? तो सॉल्यूशन की। अच्छा, मास इक्विवेलेंट को क्या मैं क्या लिख सकता हूं? तो W। अच्छा, एक और बात, ये जो W है क्या है? B है। B वेयर B इज सॉल्यूट। ठीक है जी, सॉल्यूट, वेयर B इज सॉल्यूट। और ये मास इक्विवेलेंट भी किसका है? सॉल्यूट का। मास इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट। ठीक है जी। अच्छा,
तो WB अपॉन मास इक्विवेलेंट, मास इक्विवेलेंट को मैं क्या लिख लूंगा, तो मास मोलर मास ऑफ B डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा, तो n फैक्टर, ठीक है जी, ये स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर देता हूं n फैक्टर, और इनटू 1000 डिवाइडेड बाय V। अच्छा n फैक्टर ऊपर चला जाएगा, n फैक्टर इनटू WB बाय MB इनटू 1000 बाय V। ये क्या आ गया, नॉर्मेलिटी आ गया, नॉर्मेलिटी आ गया। देखिए मास इक्विवेलेंट को मैंने लिख दिया, मोलर मास ऑफ B डिवाइडेड बाय n फैक्टर लिख दिया, n फैक्टर को ऊपर भेज दिया, n फैक्टर को ऊपर, ठीक है। चलिए अब एक बात बताइए, अगर आपको याद हो तो ये जो हिस्सा है ये गिवन मास बाय मोलिकुलर मास इनटू 1000 बाय वॉल्यूम, क्या इसी को हम मोलैरिटी नहीं कहते थे, मोलैरिटी, क्या यही तो है मोलैरिटी। तो इसका मतलब मैं क्या लिख दूं, इसको मोलैरिटी लिखूं तो क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलैरिटी, ठीक है जी। n क्या है, नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी, m क्या है, मोलैरिटी है, मोलैरिटी, m, और n फैक्टर क्या है, n फैक्टर ये हमें पता ही है। चलिए तो ये क्या हुआ, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन आ गया अपने पास, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन आ गया अपने पास, ठीक है जी। तो हमने क्या क्या सीखा आज हमने सीखा मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, n फैक्टर का कैलकुलेशन और इक्विवेलेंट मास का कैलकुलेशन, ठीक है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम इन सारे टॉपिक्स पे यानी कंसंट्रेशन टर्म्स पे सारी पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।